मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक विकास की अवधारणा का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक विकास की संकल्पना मुख्यतः उदारवादी परंपरा की देन है। राजनीतिक विकास की संकल्पना शुरू में अमेरिकी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत 1960 से 70 के दशक के मध्य प्रेसेंटन विश्वविद्यालय में हुआ। इसका उद्देश्य नवोदित एवं विकासशील देशों की राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण करना था। इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए उनके संपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यावरण को समझना आवश्यक है। इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में ये देखना आवश्यक था कि इन देशों में किस प्रकार के राष्ट्रवाद पनप रहे हैं। यह राज्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर किस प्रकार के असमंजसों का सामना कर रहे हैं। इनके राजनीतिक विकास में नौकरशाही, सेना या धर्म ने क्या भूमिका निभाई है। आर्थिक पिछड़ेपन ने राजनीति की प्रकृति को किस प्रकार प्रभावित किया है। इन प्रश्नों की जटिलताओं से स्पष्ट हो जाता है कि इनका सीधा साधा उत्तर दे पाना संभव नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि तुलनात्मक राजनीति को विकास के सामान्य परिवेश के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए राजनीतिक विकास का नया दृष्टिकोण विकसित हुआ, जो इतना व्यापक बनाया गया है कि वह राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं के विश्लेषण के अलावा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की पारिस्थितिकीय शक्तियों को भी विश्लेषण के रूप में सम्मिलित कर सकता है। राजनीतिक विकास का अर्थ और परिभाषाएं। कुछ विद्वान राजनीतिक विकास को राजनीति की ऐसी स्थिति मानते हैं जो कि आर्थिक उन्नति में सुविधा पहुंच सके। कई विद्वान और औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास का अध्ययन करते हैं। कुछ लोग राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का सूचक मानते हैं। यह भी कहा जाता है कि राजनीतिक विकास राज्य की संस्थाओं के प्रसंग में राष्ट्रवाद की राजनीति है। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास की आवश्यक परिस्थिति है। राजनीतिक विकास का आंशिक पहलू प्रशासनिक और वैधानिक विकास भी है। राजनीतिक विकास में एक राज्य की गैर सत्ताधारी संस्थाएं भी आ जाती हैं। कई लोग मानते हैं कि राजनीतिक विकास में कुछ सीमा तक यह भी संभावित है कि अधिक से अधिक लोग राजनीतिक कार्यों में भाग लें। स्पर्ट, इमर्सन, कोलमैन तथा कटराइट ने राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में समझने का प्रयास किया है। रोस्टोव ने इसे औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति बताया है। गुन्नार, मिडल और लर्नर जैसे समाजशास्त्रियों ने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याय बतलाया है। बिंडर इसे राष्ट्रीय राज्य का प्रचालक संगठक मानता है। रिंग्स ने इसकी व्याख्या प्रशासकीय या कानूनी आधार पर की है। राजनीतिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं: राजनीतिक विकास का एक मार्गी दृष्टिकोण तथा राजनीतिक विकास का बहुमार्गी दृष्टिकोण। एक मार्गी दृष्टिकोण के अनुसार राज्यों के विकास का केवल एक मार्ग है। सभी राष्ट्र विकास के इस मार्ग पर विकास को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हैं। राजनीतिक विकास के लिए प्रयत्नशील राष्ट्रों के सामने विकसित राज्यों का आदर्श है पश्चिम राष्ट्र, पूर्व सोवियत संघ तथा चीन का विकास। इस आधार पर
किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को अविकसित से विकसित की निरंतर रेखा पर अंकित करके समझना कठिन नहीं होगा। बहुमार्गी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विकास बहुदिशाई और बहुआयामी होता है, क्योंकि स्वयं विकास की अनेक दिशाएं होती हैं। जब समाज का विकास बहुदिशाई है तो उनका राजनीतिक विकास भी बहुदिशाई हो जाता है। विकास बहुमार्गी ही होता है और वह बहुमार्गी ही हो सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों के विकास के उद्देश्य व लक्ष्य निर्धारित होते हैं और इसी से विकास की दशा का निरूपण होता है। राजनीतिक विकास लुसियन पाई की परिभाषा। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की अवधारणा पर गहराई से विचार करने वाले प्रमुख विद्वान हैं। उनके अनुसार राजनीतिक विकास का अर्थ करते समय इसके निर्माण तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक है। उसके अनुसार हम राजनीतिक विकास को 3 स्तरों पर होने वाले विकास के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। नंबर 1, संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में। इस दृष्टि से राजनीतिक विकास का अर्थ यह है कि राजनीतिक व्यवस्था की जनता की प्रकृति में कोई मौलिक परिवर्तन हुए हैं या नहीं। जनता व्यवस्था से उदासीन है अथवा सहभागी, जनता नौकरशाही पर निर्भर है अथवा प्रशासन में सहभागी आदि। अगर किसी व्यवस्था की जनता में अभिव्यक्तात्मक व व्यवहारिक परिवर्तन हो जाए तो इस आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से विकसित कहा जाएगा। नंबर 2, शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर के संदर्भ में। शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर पर राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था की उस अभिवृद्धि क्षमता से लिया जाता है जिससे वह सार्वजनिक मामलों को अधिकाधिक और अच्छी तरह से निष्पादन करने लगती है। इस दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था के विकसित होने का पता इस बात से लगाया जाता है कि क्या राजनीतिक व्यवस्था मामलों का उचित प्रबंध कर पाती है, क्या राजनीतिक विवादों को नियंत्रण रख पाती है और क्या जनता की मांगों का उचित निपटारा कर पाती है। नंबर 3, राजनीति के संगठन के संदर्भ में। राजनीति के संगठन के रूप में राजनीतिक विकास वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में 3 बातें पाई जाती है। संरचनात्मक विविधीकरण बढ़ जाता है। संरचनाओं में बहुत अधिक प्रक्रियात्मक विशेषीकरण हो जाता है। सहभागी संस्थाओं और संगठनों में अधिकाधिक एकतामयी समन्वय स्थापित हो जाता है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के संगठन के संदर्भ में राजनीतिक विकास संरचनात्मक विभिन्नीकरण और कार्यात्मक विशेषीकरण का संकेत है। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास से संबंधित इन 3 लक्षणों को समानता, क्षमता तथा विभेदीकरण कहा है। वह उन्हीं राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक विकास के मार्ग पर अग्रसर मानता है जिसमें जनता में समानता का सिद्धांत लागू हो, राजनीतिक व्यवस्था और सरकार आने वाली मांगों, विवादों और राजनीतिक मामलों का निष्पादन करने में समर्थ हो और इनसे संबंधित अलग अलग और विशेषकृत होते हुए भी समन्वय और सामंजस्य रखती हो। नंबर 1, समानता। समानता का अर्थ नागरिकों का सार्वजनिक तथा सामूहिक स्तर पर व्यवस्था में भाग लेना है जिससे कि नागरिकों में सक्रियता आ सके। समानता का दूसरा अर्थ कानूनों का सार्वप्रादेशिक स्वरूप होना है जो राज्य के सब सदस्यों पर समान रूप से लागू होते हों। तीसरा, समानता का अर्थ यह है कि राज्य के विभिन्न पदों के लिए भर्ती करते समय अथवा सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति करते समय योग्यता तथा कार्य संपादन का मापदंड लागू होना चाहिए। इन तीनों मापदंडों से यह जाना जा सकता है कि किसी देश में समानता का सिद्धांत कितना लागू हो सका है। नंबर 2, क्षमता। किसी राज्य
तथा सरकार में आवश्यक कार्यों के संपादन की क्षमता कितनी है। क्षमता का दूसरा अर्थ सार्वजनिक नीति को लागू करने की कुशलता तथा योग्यता से है। क्षमता का तीसरा अर्थ प्रशासन में विवेकपूर्ण धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का उत्पन्न होना। इन मापदंडों से किसी व्यवस्था की क्षमता का ज्ञान होता है। विभेदीकरण। विभेदीकरण का अर्थ है समाज तथा राज्यों के विभिन्न अंगों, पदों एवं विभागों का सुस्पष्ट होना तथा उनके कार्य निश्चित करना। व्यवस्था के विभिन्न राजनीतिक कार्यों की सुस्पष्टता। विभिन्न अंगों की जटिल प्रक्रियाओं का एकीकरण करना जिससे कि व्यवस्था का विघटन न हो। लुसियन पाई के शब्दों में राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों के नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है। राजनीतिक विकास की विशेषताएं। राजनीतिक विकास की विशेषताएं लुसियन पाई ने 10 बतलाई हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, राजनीतिक विकास आर्थिक विकास करने की पूर्व शर्त के रूप में। प्रत्येक राष्ट्र में समाज का आधारभूत ढांचा पाया जाता है जिसमें असमानताएं, गरीबी, असंतोष, जीवन स्तर का निम्न स्तर पाया जाता है। राजनीतिक विकास समाज में आर्थिक विकास करने की पूर्व शर्त के रूप में इसलिए भी माना जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक उन्नति के लिए सतत प्रयास करती है। राजनीतिक तंत्र आर्थिक विकास करने में सक्षम है। उन्नति के लिए समाज में बुनियादी आवश्यकताएं, जीवन स्तर में सुधार, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, आर्थिक समानता स्थापित करना आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता है। लुसियन पाई ने इस विशेषता में यह बताया है कि समाज का आर्थिक विकास किए बिना राजनीतिक विकास करने के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। राजनीतिक तंत्र जब विकास का कार्य करने लगता है तब राजनीतिक विकास के लिए प्रशासनिक तंत्र के बिना राजनीतिक विकास संभव नहीं है। व्यवस्था विकास के लक्ष्य निर्धारित करती है और प्रशासन इन लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इसलिए राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की पूर्व शर्त माना जाता है। नंबर 2, औद्योगिक समाजों में आर्थिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास। आज का युग तकनीकी और विज्ञान का युग है। औद्योगिक क्रांति के बाद से औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेजी से विकसित होती जा रही है। प्रत्येक राष्ट्र में औद्योगिक समाज पाया जाता है। इन औद्योगिक समाज के पास विकास के संसाधन होते हैं। इन साधनों के माध्यम से औद्योगिकरण करने के लिए प्रयास करते हैं। राजनीतिक तंत्र के साथ जोड़कर उत्पन्न की गई वस्तुओं का लाभ उपयोग जनसाधारण के लिए अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाती है। औद्योगिक घराने राजनीति में और शासन व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए देश के विकास संबंधी जो असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं उनको राजनीतिक व्यवस्था द्वारा हल करने का प्रयास किया जाता है। नंबर 3, राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास। आधुनिकीकरण की दिशा में चलना राजनीतिक विकास का अंतिम लक्ष्य माना जा सकता है। कुछ राष्ट्रों में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में जनता की सहभागिता अधिक पाई जाती है। शासन तंत्र जनसाधारण का और राष्ट्र का आधुनिकीकरण करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसे राष्ट्रों में आधुनिकीकरण की स्थिति मजबूत पाई जाती है, लेकिन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया करने का प्रयास कार्यरत है। राजनीतिक आधुनिकीकरण से तात्पर्य जनसाधारण के भौतिकवादी जीवन से लिया जाता है। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में कोई अंतर नहीं करते हैं। दूसरी तरफ समाज को नवीन आदर्शों, मूल्यों, अवस्थाओं को ग्रहण करने की प्रेरणा का नाम ही राजनीतिक आधुनिकीकरण है। नंबर 4, राष्ट्रीय राज्य निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास। राज्य में अनेकों जातियां पाई जाती हैं। विभिन्न जातियों में भाषा की विभिन्नता भी पाई जाती है। नागरिकों का रहन सहन भिन्न प्रकार का पाया जाता है। आधुनिक समय में
राजनीतिक विकास के माध्यम से मनुष्य जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के बीच मनुष्य को एक राष्ट्रीय राज्य निर्माण करने में सहायक माना जाता है। राष्ट्रीय राज्य एकता, अखंडता और सुरक्षा की बात करता है। राष्ट्रीय राज्य में संकीर्ण भावना को समाप्त करते हुए राष्ट्रीय भावनाओं से राजनीतिक विकास को जोड़ने का प्रयास करता है। मानवता, सद्भावना, मित्रता और सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना के लिए अनेकता में एकता सूत्र की स्थापना की गई है तथा राजनीतिक विकास के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाए रखने का प्रयास भी किया जाने लगा है। विश्व सरकार, विश्व राज्य, विश्व मानव समुदाय के रूप में राजनीतिक विकास एक दूसरे राष्ट्रों को और एक दूसरे राष्ट्रों के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीयता के सूत्र में बांधने का नाम राजनीतिक विकास कहा जाता है। नंबर 5, प्रशासनिक व्यवस्था तथा वैधानिकता के विकास के रूप में राजनीतिक विकास। जब राष्ट्र का निर्माण होता है और राजनीतिक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, तब शासन तंत्र को प्रभावशाली बनाने की अत्यंत आवश्यकता होती है। प्रशासन में लगे हुए लोगों को नौकरशाही के रूप में स्वीकार किया जाता है। लोक सेवक के कार्य करने के तरीके में और निर्णय करने के तरीकों में अद्भुत शक्ति का उपस्थित होना पाया जाता है। योग्यता, पद, संगठन, प्रबंध में कर्मचारियों की वैधानिकता, सत्ता को लागू करने और उसकी पालना करने में शासन तंत्र द्वारा कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य सौंपे जाते हैं। प्रशासन प्रभावशाली होगा तो शासन की विकास संबंधी सभी योजनाएं आसानी से लक्ष्यों को प्राप्त करेंगी। प्रशासनिक गुण, दक्षता के कारण राजनीतिज्ञों से लोक सेवक राजनीतिक विकास में अधिक शक्तिशाली पाए जाते हैं। वैधानिकता से तात्पर्य शासन की वैधता से लिया जाता है। कानून को बनाना और लागू करना शासन की वैधानिकता को दर्शाया जाता है। जैसे जैसे राजनीतिक विकास होता चला जाएगा, वैसे वैसे राष्ट्र में वैधानिक विकास की प्रक्रिया स्थिर और मजबूत होती चली जाएगी। नंबर 6, जनसाधारण की सहभागिता के रूप में राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास जनसाधारण को शासन तंत्र में अधिक से अधिक सहभागिता लेने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी धर्म का हो, जाति का हो और समाज का हो, इसके साथ साथ राष्ट्र में सबसे नीचे की श्रेणी में अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को भी शासन में हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए अवसर देता है। जनसाधारण के वर्ग में जागृति, सक्रियता, सहभागिता सचेत रूप से शासन की क्रियाओं में, शासन के निर्माण में, मतदान में और शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया में राजनीतिक चेतना का विकास करने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। जितनी ज़्यादा जनता की सहभागिता होगी, उतना ही राजनीतिक विकास संभव होगा। शासन तंत्र के कार्यों में यद्यपि जनसाधारण बाधाएं उत्पन्न करता है, लेकिन राजनीतिक विकास में जनसाधारण सहयोग भी करने लगता है। जनसाधारण में शासन की आस्थाएं मजबूत बनती चली जाती हैं। जिन देशों में राजनीतिक तंत्र सर्वाधिकारवादी अवसरवादिता को जन्म देता है, राजनीतिक विकास राष्ट्रीय राजनीति में निगरानी रखने का कार्य करना चाहता है। नंबर 7, लोकतंत्र निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास। शासन तंत्र जब लोकतंत्र की स्थापना करता है, तब लोकतंत्र की संस्थाओं, संरचनाओं, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का निर्माण भी करता है। लोकतंत्र जनता का अपना शासन माना जाता है। लोकतंत्र के सिद्धांत, मूल, आस्था, परंपराओं और आदर्शों के लिए शासन व्यवस्था में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की स्थापना करने के लिए लोकतंत्र में सैद्धांतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, लेकिन व्यवहार में सीमित लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। लोकतंत्र के निर्माण की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। कालांतर में लोकतंत्र परिपक्व हो जाता है। सार्वजनिकरण बड़े पैमाने पर पाया जाता है। लोकतंत्र मानवीय व्यवहार में होना चाहिए, तभी राजनीतिक विकास सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकता है।
राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र दोनों में समानता स्थापित करने का राजनीतिक विकास प्रयास करता है। लोकतंत्र की समस्या को हल करने का प्रयास राजनीतिक विकास में किया जाता है, लेकिन जनता की समस्याएं और लोकतंत्र की समस्याएं राजनीतिक विकास में एक साथ चलती हैं, इसलिए लोकतंत्र अधूरा लोकतंत्र रह जाता है। नंबर 8, स्थायित्व और व्यवस्था परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में विकास धीमी गति से चलता है। धीरे धीरे परिवर्तन होने से विकास में तीव्रता आती है। विकास और परिवर्तन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ विकास की आवश्यकता होती है वहाँ परिवर्तन अवश्य होता है। परिवर्तन के बिना विकास संभव नहीं है। राष्ट्र के जिस क्षेत्र में राजनीतिक विकास किया जाता है उस क्षेत्र में स्थायी विकास और व्यवस्थित विकास योजनागत तरीके से करने का प्रयास किया जाता है। क्रमानुसार किया गया विकास, स्थायी विकास और व्यवस्थित विकास भी इसी तरह सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करता है। समाज की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति दोनों स्थायी और व्यवस्थित विकास के लिए अनिवार्य मानी जाती है। समाज के बाद समुदाय, राज्य और राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया का काम शुरू होता है। इसलिए लुसियन पाई सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को राजनीतिक शक्ति के माध्यम से बदलने की बात करता है। नंबर 9, शक्ति और गतिशीलता के रूप में राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास जब विकास की दिशा में अग्रसर होगा तब दूसरे होने वाले प्रभावों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव शक्ति के बिना नहीं पड़ सकता है, इसलिए राजनीतिक विकास एक शक्ति का प्रतीक बन जाता है। इसके माध्यम से जनसाधारण में विकास की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जनसाधारण का उत्थान करते समय राजनीतिक विकास में गतिशीलता, लचीलापन, परिवर्तनशीलता पाई जाती है। इसलिए जनसाधारण के हित में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करवाने में राजनीतिक व्यवस्था की शक्ति का प्रदर्शन होता है। जनता की विकास में जब सहभागिता बढ़ती चली जाती है तब राजनीतिक विकास शक्ति का प्रतीक बनता चला जाता है। सहभागिता के बिना राजनीतिक विकास की शक्ति अधूरी है। शक्ति में पालना कराने का तत्व पाया जाता है। पालना नहीं करने वालों को पालना कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसलिए राजनीतिक विकास भी शक्ति भी है और गतिशीलता भी। विकास में जो लोग बाधाएं उत्पन्न करेंगे उन लोगों को दंडित करने की व्यवस्था भी राजनीतिक तंत्र के पास है। नंबर 10, बहुपक्षीय सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास के संबंध में हम ये जान चुके हैं कि यह बहुपक्षीय प्रक्रिया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पहलुओं पर एक साथ राजनीतिक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे ही समाज में विकास शुरू होता है, आर्थिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन होता है। इसके बाद में राजनीतिक क्रियाकलापों में प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन आता है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक प्रभाव पड़ने लगता है। एक समाज में के लोगों का प्रभाव दूसरे समाज के लोगों पर पड़ने लगता है। इसलिए विकास बहुआयामी बन जाता है। विकास का मानव जीवन के सभी पक्षों के साथ सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। राजनीतिक विकास की उपरोक्त विशेषताओं का वर्णन करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था नए प्रकार के लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करती है और अपनी राजनीतिक शक्ति को विकसित करते हुए प्रयासरत रहती है। इससे शासन व्यवस्थाओं की क्षमताओं में अद्भुत शक्ति का राजनीतिक विकास होता चला जाता है।